पहले तो हम लोग डाउट्स ही देखते हैं। ओके, सो कौन सा क्वेश्चन है? इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी पॉपुलर क्वेश्चंस में से भी एक क्वेश्चन है ये, काफी मतलब पूछा जाता है, मतलब बहुत बारी बच्चे डाउट लेके आते हैं इसके लिए। सो ये है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ हीलियम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन of helium ion is taking from some energy level n2 to n1, ठीक है, such that ये दिया हुआ है कि 2n2 plus 3n1 is equal to 18 and 2n2 minus 3n1 is equal to 6, ठीक है। Now you have to tell us what will be total number of photons emitted when the electron transits to emitted when the electron goes to the n1 shell. Emitted 1 minute. Electrons emitted when electron goes to n1 shell। तो अब बताओ मुझे, बाकी लोग बताओ क्वेश्चन रीड कर करके कैसे सॉल्व करोगे इसे? How will you try? People try. हाँ, be louder. मैम n1 and n2 की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा ठीक है, n1 और n2 की वैल्यू निकाल लोगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस के वे में। तो बताओ क्या आएगी, सॉल्व करो जरा। मैम n2 की वैल्यू 6 और n1 की वैल्यू 2। n2 की वैल्यू 6, n1 की वैल्यू 2, 2। ठीक है। तो अब नंबर ऑफ फोटॉन्स, इजंट इट इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग यू नंबर ऑफ लाइंस, इजंट इट? यस मैम। एक एनर्जी ट्रांजिशन एक टाइप का फोटोन देगा, तो यहाँ पर 2 3 4 मैम 10 है क्या आंसर? 5 6। बेटा आंसर तो ये जिसने डाउट भेजा है वो बताएगा अपने को, मैं प्रोसेस बता देती हूँ। तो अब देखो अपन कैसे निकालते थे नंबर ऑफ फोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ लाइंस, कैसे निकाला करते थे? मतलब देखो ये एक पर्टिकुलर फोटोन होगा, ये एक डिफरेंट फोटोन होगा, ये एक डिफरेंट फोटोन होगा, कोई डायरेक्टली जंप कर जाए तो एक डिफरेंट फोटोन होगा, फिर ये जंप कर रहा है तो ये डिफरेंट फोटॉन्स होंगे, ये डिफरेंट फोटॉन्स होंगे, ऐसे करके बहुत वैरायटी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इसको ऐसे ना कर करके हम लोग नंबर ऑफ लाइंस या फोटॉन्स करते थे या नहीं? ठीक है। तो अब उसका फॉर्मूला क्या होता था? wasn't it m into m minus 1 divided by 2, where m stands for number of orbits involved? तो कितने ऑर्बिट्स इन्वॉल्व है यहाँ पर? सॉल्व करो जल्दी से। 10। यस, तो क्या हो जाएगा? 5 into 4 by 2 and that is 10. तो टेल चेक योर आंसर नाउ। Did you follow how to do it? Yes, ma'am. Number of photons here stands for but we used to do as number of lights. Fine. तो अब Yes, अगर कैलकुलेशन में कुछ डिफरेंस आता है तो समझ पाओगे? yes, ma'am. ठीक है। तो अब चलो एक मिनट, वेयर इज द स्क्रीन? ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। सो एक जो दूसरा क्वेश्चन डाउट में आया है, दैट इज, लेट्स गो विद दिस। सो देयर इज एन हाइपोथेटिकल पार्टिकल, there is some particle which have charge, particle जिसका charge is 5 times that of the electronic charge, मतलब 5 times इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, ठीक है। मास जो है वो 20 टाइम्स है, ठीक है। मास इज कमिंग आउट टू बी 20 टाइम्स दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 20 times that of the electron. Now calculate the de Broglie's wavelength. इसमें क्या प्रॉब्लम आई बेटा? जिसने भी डाउट भेजा है इसमें प्रॉब्लम क्या आई? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड de Broglie's wavelength? क्या फॉर्मूला लगता है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन क्या है?
mv। क्या ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं? क्या हमें मास दिया है? हाँ मास तो दिया है, बट क्या वेलोसिटी दी है इलेक्ट्रॉन की? नो मैम। कैन वी यूज दिस फॉर्मूला? नो कैन वी मैम। यूज दिस फॉर्मूला? नहीं यूज कर सकते। तो इसके और भी मैंने तुमको वेरिएशंस पढ़ाए थे, अंडर रूट ऑफ h अपॉन 2m के e, बट उसके लिए फिर तुमको फिर से काइनेटिक एनर्जी चाहिए। क्या वो गिवन है? No. फिर उसके लिए एक और रूट चीज 2 पढ़ी m थी। क्या पढ़ा था? रूट 2m ev 2m e v। ठीक है, e का मतलब क्या था? चार्ज ऑन दी पार्टिकल। यस मैम। m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द मास ऑफ चार्ज द पार्टिकल। पार्टिकल। e हम इसलिए लिखते थे क्योंकि जनरली हमारा जो पार्टिकल होता था वो क्या होता है, वो चार इलेक्ट्रॉन होता था, बट यहाँ पर ये पार्टिकल डिफरेंट है तो इसलिए हम उसे क्यों लिख सकते हैं? E जनरली रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट क्योंकि इसलिए E लिखते थे जनरली, क्योंकि हम डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की ही निकालते थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ही मूविंग थिंग होगी, बट यहाँ पर उन्होंने चेंज कर दिया है। तो फिर कैन वी राइट लाइक दिस? यस Can मैम। we write like this? So Yes, tell ma'am. me what will be the de Broglie's wavelength for an electron? अगर मुझे डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड V, ऐसे लिखेंगे। और जो पार्टिकल दिया है अपने को, नया पार्टिकल जो दिया है, उसका जब हम लोग लैम्डा निकालेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे? इट विल बी h, मास ऑफ द, मास की जगह क्या आ जाएगा? 2 into 5 times of m, can you follow that? यस मैम। एंड चार्ज की जगह क्या आ मैम जाएगा? 20 20। टाइम्स मैम। और पोटेंशियल उन्होंने बोला है दोनों का सेम रखना है। V स्टैंड्स फॉर मैम 20 टाइम्स m क्या 20 टाइम्स? 20 मास times mass है, 5 times electron का charge. सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, आई करेक्ट इट आउट। ओके, सो कैन यू गेट इट? मतलब प्रोसेस समझ में आया? सो इट विल बी 20 टाइम्स मास एंड 5 टाइम्स ऑफ EV। कैन यू सॉल्व दिस नाउ? Yes. Can you solve Yes. this? It will be what? 500 हो जाएगा, उसका 100 का ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2m EV। सो कहना है से लैम्डा ऑफ द पार्टिकल, जो भी हमारा हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, इट विल बी लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 10। यस मैम। चेक करो, अब आंसर Yes. चेक कर लेना जिसका भी डाउट था। कैन यू फॉलो? Lambda electron by 10. प्लीज बी लाउडर, यू आर नॉट ऑडिबल। जो भी प्लीज कोई बोलो तो प्लीज बी लाउडर एंड क्लियर and come near the mouthpiece because you people are not audible. Yes, now can you come No, again? ma'am, I understood. Okay. Ma'am, फिर I एक understood. क्वेश्चन और दिया है, वेवलेंथ इन अ कंटेनर। अगर कभी भी तुमसे पूछा जाए डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एट 800 केल्विन 300 केल्विन, तो वैसे क्वेश्चंस तुम्हें नहीं करने, क्योंकि टेम्परेचर वाले फॉर्मूलाज अभी तुमने नहीं किए हैं, वो गैसियस स्टेट में करोगे। ठीक है, ठीक है, बोलो Yes, जल्दी ma'am. से। Yes. ओके, अगर डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ बोला जाए किसी टेम्परेचर पे निकालने के लिए तो वो अपने को नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने 3 ही फॉर्मूलाज तुम्हें बताए हैं जहां पे टेम्परेचर वाली कोई भी चीज नहीं आ रही है। नाउ इज इट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है ना? आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक ओनली और मॉड्यूल ओनली। सो द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट। देखो ये सिर्फ घुमाने फिराने वाली बात है, बाकी कॉन्सेप्ट एक ही लगने हैं, फॉर्मूला सेम लगने हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन which would cause dissociation. You know what is dissociation of chlorine molecule? Can you understand what do you mean by Ma'am, breaking of chlorine molecule. Yes, chlorine molecule is monoatomic or diatomic? Diatomic. Ma'am, तो जो Cl दो minus Cl. how many atoms are present in a diatomic species? Ma'am, 2. 2. So what does this mean कि जो दोनों atoms हैं वो कैसे connected है? How Covalent bond से. they are connected by a covalent bond. तो यहाँ देखो थोड़ा सा जो है कह सकते हो तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड का जो थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग अगर तुमने पढ़ा है तो उसका मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हें ये जो है पता है is 243 किलो जूल पर
मोल, ठीक है, उस वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं यू नो ऑल दीज थिंग्स, दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग दिस वे। सो देखो, जब मैंने कुछ तुम्हें शायद बताया हो कि व्हेनेवर अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन इज व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेस, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? Endothermic. एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। जब भी बॉन्ड बनता है, जो स्पीशी होती है वो स्टेबल होती है या अनस्टेबल हो जाती है? अनस्टेबल। Stable होती है. स्टेबल हो जाती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर देती है। जब तुम्हारे पास एनर्जी कम होती है, तुम सो जाते हो ना, यू रिलीज योर एक्स्ट्रा एनर्जी। तुम अभी पढ़ रहे हो, पेरेंट्स को पढ़ने भेज रहे हैं ताकि तुम्हारी जो एनर्जी है वो कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में यूज हो, तुम्हारा टाइम कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में यूज हो और तुम थक करके सो जाओ, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मीन्स यहाँ पर एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। और अगर हमें बॉन्ड तोड़ना होगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में, बॉन्ड डिसोसिएशन। डिसोसिएशन रिएक्शन तुमने पढ़ा था, तो अब खुद से बता Yes, दो वो कितनी एनर्जी हो जाएगी? वोंट इट बी एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब हमें देनी पड़ेगी, yes, ma'am. ठीक है, वहां रिलीज होगी। तो टेल मी द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कुछ रिलेशन होगा? Endothermic is equals to exothermic. मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए, दोनों एनर्जीज इक्वल होंगी। Yes, ma'am. बॉन्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो मैग्नीट्यूड अगर वाइज देखें तो ये दोनों एनर्जीज सेम होंगी, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज दे विल बी सेम। कैन यू अंडरस्टैंड दिस मच? कैन यू अंडरस्टैंड दिस मच? Yes, तो अब देखो, उन्होंने पूछा है तुमसे डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्वड इन डिसोसिएशन? रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। 2. How many molecules are involved? One. Listen One to the molecule. question. One molecule. And please be careful. IIT is about this only. You have to focus on every. And bond dissociation energy कितने के लिए दी हुई है? Bond dissociation energy की units देखो कितने के लिए? One. per mole. So that means, अब मुझे बताओ, जब तुमने 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल्स लिए होंगे, उसमें उस टाइम पे कितने बॉन्ड्स बने होंगे? One molecule means one एक bond. bond बना होगा. कितना बना होगा? 1 मोल बॉन्ड्स बने होंगे कि नहीं? Yes, ma'am. एक मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड है तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स में 1 मोल बॉन्ड्स होंगे या नहीं? Yes. ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लोरीन कैसा बॉन्ड देता है? सिंगल बॉन्ड। अगर वही चीज ये ऑक्सीजन होता तो हम क्या बोलते? 2 मोल्स बॉन्ड होंगे कि नहीं? Yes, ma'am. अगर Yes, यही ma'am. चीज नाइट्रोजन होती तो हम ये बोलते 3 मोल बॉन्ड्स होंगे कि नहीं? Yes, ma'am. समझ में आया प्रॉब्लम? समझ में आया प्रॉब्लम? मतलब Yes, अगर ये ma'am. क्वेश्चन तो अगर ये Yes. क्लोरीन ना हो करके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई ऐसा कंपाउंड होता तो भी तुम कर पाओगे, मतलब अब से? Yes, ma'am. तो हमें तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल। व्हाट डिड यू से? प्लीज बी लाउडर। मैम ऑक्सीजन के लिए 2 मोल बॉन्ड कैसे होगा? बेटा डबल बॉन्ड होता है कि नहीं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में? यस मैम। तो एक मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड्स हैं, तो एक मोल मॉलिक्यूल के में कितने बॉन्ड्स होंगे? 2 × Na। यस मैम। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? तो अगर मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे? 3 मोल। कैन यू गेट नाउ? यस मैम। तो अगर क्लोरीन की जगह कोई और मॉलिक्यूल होता तो अपन कर पाएंगे अब? यस मैम। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? जो ये 243 किलो जूल दिया हुआ है, ये कितने बॉन्ड्स की एनर्जी है? ये कितने बॉन्ड्स की एनर्जी है? 1 bond. 1 मोल। 1 मोल मींस Na बॉन्ड्स की एनर्जी है। Yes, ma'am. व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ 1 बॉन्ड? 243 by Na. Yes, energy of 1 bond will be 243 kilojoule by Na. Can you follow till here? Yes, ma'am. ठीक है. So now they are asking you that isn't it equal to the dissociation energy of chlorine molecule? क्योंकि वहां पे भी तो एक ही बॉन्ड तोड़ना है. Yes, ma'am. Energy of this one single bond which we have, isn't it equal to the dissociation energy of chlorine molecule? Yes, ma'am.
So what is the dissociation energy for one chlorine molecule? 243 by Na. Yes, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेट में मेरे पास आया है, बट अब हमारा एग्जाम तो सब्जेक्टिव रहता नहीं है, ऑब्जेक्टिव रहता है। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं वो कैसे दिए हुए हैं। अब अगर Na के फॉर्म में दिए हुए हैं तो ऐसे ही छोड़ देना किलो जूल, बट सपोजिंग जूल के फॉर्मेट में दिए हुए तो कैसे सॉल्व करोगे? ऐसा भी तो दे दिया सकते हैं ना, इंटू 6 इंटू 10⁻⁻³ 23 किलो जूल। ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चेक इट आउट, चेक इट आउट। ऐसे बहुत सारे वेरिएशन के फॉर्म में क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, तुम देख लेना कौन से वे में दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते तो क्या हो सकता है? 6 4 24, 0.5 इंटू 10⁻⁻³ किलो जूल। अब देख लेना आंसर कैसे दिया हुआ है, अपना आंसर मैच करो और हमें बताओ कि हमारा मतलब तुम्हारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। Did you get the process? Yes, ma'am. Now see, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछा गया। जस्ट इट इज जस्ट अ ट्विस्टेड एंड टर्न फॉर्मेट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब तुम मुझे बताना तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और अगर कर पाओगे तो व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स बी गो बियॉन्ड दैट। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आया है। So the question is something like, 1 minute, where is the question? 306. The question is, there is a reaction between hydrogen. बेटा अभी ये absorption और dissociation से इससे ज़्यादा difficult question पे मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा thermodynamics भी use हो रहा है जो तुमने अभी तो किया नहीं है, but ठीक है, I'll try to explain at my maximum limit. So there is a reaction between hydrogen and ब्रोमीन। अब अगर तुम फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट होते और हमने थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें करा रखी होती तो तुम्हारे लिए इजी होता फॉलो करना, बट बिकॉज तुमने नहीं पढ़ा हुआ है NSCJS वगैरह के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट आई विल ट्राई मैक्सिमम टू लिमिट। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय अ फोटो डिकम्पोजिशन, और जब ये बनता है बाय फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ, बाय फोटो डिकम्पोजिशन of Br2 molecule, of Br2 molecule. Okay, the bond dissociation energy of Br2, bond dissociation energy of Br2 is 192 kilojoule per mole. Longest wavelength of photon to initiate the reaction. Wavelength of photon to initiate the reaction. To initiate the reaction. अब बताओ ये reaction कब start होगी? अगर हमें ये reaction करवानी है तो when will the reaction start? Read the question and tell me. When do you think the reaction will start after reading the question? What do you After H2 and Br ionizes. Br2, sorry, longest wavelength to initiate the reaction. तो ये रिएक्शन कब स्टार्ट होगी? जब Br2 जो है टू इनिशिएट द रिएक्शन। तो पहले क्योंकि जो डेटा दे रहा है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो यही गिवन है कि Br2 मॉलिक्यूल जो है वो टूटेगा, ठीक है, और इसको टूटने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? To break the molecule, which type of energy should be provided? To break the molecule, which type of energy should be provided? Bond dissociation energy. Yes, so ठीक है, to break the molecule, bond dissociation energy should be provided. ठीक है, अब कितने molecules तोड़ने हैं?
एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पहला एक ही मॉलिक्यूल तोड़ना है। यस तो कैन यू कन्वर्ट किलो जूल पर मोल इनटू किलो जूल पर मॉलिक्यूल? मैम अभी भी करना सिखाया तुमको। 192/Na। Yes, to convert this from per mole to per molecule. Can you do this thing? यस और फिर उसके बाद लैम्डा निकाल सकते हो। If you know the energy per molecule, can't you find lambda? यस कैसे निकालोगे? E is equal to hc upon lambda and then check your answer. Can you follow how to do it? वही Yes. चीज है, बस लैंग्वेज को ट्विस्ट एंड टर्न किया गया है। तो अब लैंग्वेज को भी डिकोड करना आया। यस ठीक है, Yes, ma'am. फाइन। अब फिर से वही है, एक ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब तुम लोग थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज को डिकोड कर पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो द अनदर क्वेश्चन इज समवॉट लाइक, 1 minute. The question says, let me go with the language of the question. The dissociation energy of hydrogen is 430.53. ये सब तुम्हारे शायद पैकेज के ही क्वेश्चंस हैं, isn't it? जिसने मुझे कोई क्वेश्चन सेंड किए हैं, आर दीज पैकेज क्वेश्चंस और नॉट? मुझे प्रिंटिंग से ऐसा फील हो रहा है ये तुम्हें जो मॉड्यूल दिया गया है उसी के क्वेश्चंस हैं। अरे जिसने भी दिए हैं प्लीज आंसर इन चैट ओनली, yes or no. Yes, ma'am. Okay, if hydrogen is exposed to wavelength of 253.7 nanometers, what percentage of radiant, what percentage of radiant energy converts to kinetic energy? तो तुम बताओ तुमने कितनी एनर्जी दी है बेटा, बताओ कितनी एनर्जी दी है, कैसे बताओगे? हाउ मच एनर्जी इज एनर्जी गिवन? पर मॉलिक्यूल मैम पहले कैलकुलेट करेंगे। energy provided is equal to what? hc upon lambda. see lambda given है तो ये hc upon lambda निकाल लोगे? बोलो। यस मैम। फिर ये जो एनर्जी हमने दी है वो किस में यूज हो रही है? पहले तो उनको एटम्स के तोड़ने में यूज हो रही है, तो उस जो एटम्स में तोड़ने वाली एनर्जी होती है उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। पहले तो तोड़ो तभी तो मूव करेगा, मॉलिक्यूल नहीं मूव करेगा, एटम्स मूव करेंगे। तो पहले उनको तोड़ो, फिर जितना एक्स्ट्रा बचेगा उतना ही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? यस मैम। इट विल बी जो एक्सेस में होगी एनर्जी उसी को ही हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब फिर से देखो, एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितनी फोटॉन्स की जरूरत पड़ती है? 1 photon will break how many molecules? एक वेव। 430.53/Na। 1 photon, beta, listen to my question properly. 1 proton will break only 1 bond. यस मैम। ठीक है, तो या फिर 1 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो तुम एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकाल रहे हो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी किसमें लिखनी पड़ेगी? पर मोल या पर मॉलिक्यूल? पर मॉलिक्यूल। यस। तो अब देखो पर मॉलिक्यूल की एनर्जी से निकाल करके काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो? यस मैम। So now percentage conversion to kinetic energy will be what? Amount of kinetic energy upon energy provided into 100. Now can you do the conversion part? इतनी परसेंट तो कन्वर्ट हुई है। यस मैम। Is your doubt answered? अच्छे क्वेश्चंस थे।
ठीक है, थोड़े से हायर एंड पे थे, बट इज योर डाउट आंसर्ड नाउ? मैम ये जो एनर्जी थी ये मैम पर मोल दी है कि पर मॉलिक्यूल दी? बेटा वो दी पर मोल है, लेकिन हम तो एक फोटोन एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं ना। यस मैम। ठीक है, उसके बाद में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से कोई डाउट पूछे गए हैं जो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी पूरा फिनिश नहीं किया है। जब हो जाएगा तब हम बात करेंगे। मैम पिछली क्लास वाले को रिपीट कर दीजिएगा। बेटा कर रहे हैं, पहले डाउट्स तो ले लें। हाँ यस मैम, मतलब जब ठीक है, पढ़ाएंगे। नाउ व्हिच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ई बाय, अभी मेरे क्वांटम नंबर्स बेटा 2-3 क्लासेस चलेगा, तो डोंट थिंक इट इज द एंड। Fine, we will do it, keep on doing it again and again. So which is the incorrect statement for E by M value of canal rays? So tell me, E by M values of canal rays depends on the material, gas and or not? क्या बताया था? E by M value for anode rays, does it depend on the material or not? Yes, ma'am. Yes, It ma'am, it depends upon depends the on क्यों material. डिपेंड करता है? रीजन भी समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, क्योंकि वो ma'am. Yes. न्यूक्लियस से बनी होती है, और न्यूक्लियस जो होता है वो डिपेंड करेगा भाई किस मटेरियल का, उस पे जो चार्ज होता है वो सब डिपेंड्स करता है। तो E by M डिपेंड्स। ठीक है, अब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो मैं रीड आउट कर लेती हूँ। तो E by N इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैस, इज इट ट्रू? Yes, इज ma'am. इट ट्रू? ट्रू। ओके, मतलब एक गैस के लिए तो कांस्टेंट रहेगा वो, क्योंकि उसकी चार्ज जो है न्यूक्लियस की वो कांस्टेंट रहेगी, मास कांस्टेंट रहेगा। E by M इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, इज इट ट्रू और नॉट? Ma'am, true. Okay, E by M is highest for H positive among, मतलब किसका E by M highest होगा? H positive का लिखो, अल्फा पार्टिकल, सॉरी, E by M वैल्यू लिखो for H positive, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन। तो बताओ किसका E by M वैल्यू हाईएस्ट आने वाला है? एक मिनट, मैम एच पॉजिटिव। Yes, boss. एक मिनट। जो होती है बच्चों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो आती है जब भी हम लोग स्पेसिफिक चार्ज, यू नो E by M is called as specific charge, didn't I tell you? Yes, ma'am. Charge by mass ratio. चार्ज बाय मास रेशियो, या फिर इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। कैन यू गेट इट? मैम कैन यू गेट न्यूट्रॉन है इट? हाईएस्ट Please be स्पेसिफिक। louder, you're not audible, and please speak when I finish because our voices get overlapped. I'm not able to follow. What did you tell me? Okay, even others are also not able to follow, so please wait for me to finish first. Is it fine? यस मैम। तो देखो ये जो होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चार्ज को वो मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, सिंबल नहीं लेना है स्पेसिफिक चार्ज में, इट हैज टू बी ओनली मैग्नीट्यूड। नाउ डिड यू फॉलो दैट? डिड यू Yes, ma'am. फॉलो दैट? तो अगर मुझे H पॉजिटिव का स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है निकालने के लिए, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन दैट? +1, एंड व्हाट विल बी द मास? विल इट बी 1 AMU? कैन आई राइट लाइक दिस? Yes, ma'am. सो इट इज 1। अल्फा के ऊपर चार्ज क्या होने वाला है? 2 अपॉन what will be the mass? 4 AMU? Yes, ma'am. हाफ। यस मैम। ओके, अगर न्यूट्रॉन की बात करी जाए तो न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, चाहे मास 1 रहे तो 0/1 will be what? 0 only. Yes, ma'am. So Yes, who has the highest specific charge? Who has Hydrogen. the highest specific charge? H ठीक है, plus. yes, H and plus. who has the lowest one? मैम न्यूट्रॉन, मैम न्यूट्रॉन। ठीक है, now so this statement is also correct that the E by M value is highest for H positive charge. Do you agree? Yes, ma'am. ठीक है, तो एक ये दिया हुआ है लास्ट स्टेटमेंट दैट E by M depends on the experimental conditions. Do you agree? E by M depends on the experimental condition. No, ma'am. No, it does not. ठीक है, it only depends on the material. कौन सा मटेरियल का इलेक्ट्रोड यूज किया या कौन सी गैस यूज करी है? इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes. अगेन देयर इज अनदर conditions- क्वेश्चन, बहुत ओरल सा क्वेश्चन है, सब ओरल बोलते जाओ। E by M ratio for cathode ray depends on what? Nature of the gas. Is it true or false? Ma'am, false. Ma'am, False. nature of gas is not. नेचर पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है, वो छोड़ देना। फिर एक ये अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला कर लेते हैं। इफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द एनर्जी, देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम लोग, ये वाला थोड़ा बेटर है, तो इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं।
सो ये है हमारा if each hydrogen atom okay, if each hydrogen atom is given 9 electron volt of energy, then number of spectral lines emitted. बताओ जरा करो, number of spectral lines emitted, बोलो कितना हो जाएगा? Ma'am, please repeat the question. If one hydrogen atom is given 9 electron volt of the energy, okay, find the number of spectral lines emitted. Find the number of spectral lines emitted. तो हाइड्रोजन एटम में पहले कितनी एनर्जी चाहिए होती है? पहले ऑर्बिट के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है? -13.6. मैंने लर्न करने को बोला था ना, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब देखो यहाँ के लिए एंड देन इट इज सपोजिंग 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैंने 9 वोल्ट ऑफ एनर्जी दी है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज हैविंग ऑलरेडी 13.6 ऑफ एनर्जी एंड उसके पास इतनी है और 9 वोल्ट, जब तुम एनर्जी देते हो तो पॉजिटिव सिंबल लगाएंगे या नेगेटिव सिंबल लगाएंगे? पॉजिटिव सिंबल, ठीक है। तो अब बताओ उसके पास कितनी टोटल एनर्जी हो जाएगी? 9 देने के बाद कितनी टोटल एनर्जी हो जाएगी? 6 है। 6 की कितनी? -4.6. -4.6। तो क्या वो सेकंड ऑर्बिट में जंप कर सकता है? किसी भी ऑर्बिट में जंप कर No, सकता है? नहीं कर सकता। तो जब वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा ही नहीं, तो क्या वो कोई स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करेगा? No, ma'am. मिनिमम टू गो टू एमिट, मतलब मिनिमम टू एमिट तो सेकंड ऑर्बिट में जाना जरूरी है, जिसके लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की जरूरत है, जो हम दे नहीं रहे हैं। मतलब स्पेक्ट्रल लाइन कब एमिट होगी? जब हम मिनिमम कितनी एनर्जी दें? 10.2। Yes, ma'am. 10.2. Yes, ma'am. 10. So will there be any kind of spectral line in this case? No, ma'am. Check your answer. जिसने भी क्वेश्चन भेजा है अभी चेक करो and tell me there will be no spectral lines. And did you get the reason? Yes. Are you there? Are you there? Did you get it? अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था ये। Don't you feel so? Don't you people feel so? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, Now ma'am. there is another question. Charge of the electron को उन्होंने बोला है let us call it as E. Z represents atomic number, ठीक है। R is the radius of the orbit. So potential energy कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला तो बताया ही था, इसमें क्या दिक्कत आई? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Potential energy, don't you remember, is it equal to 2 times of total energy? Yes, ma'am. Total energy क्या हो जाती है? एनर्जी निकालने का तरीका बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डिस्टेंस। याद करो जरा। Yes, ma'am. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालते हैं? -kz e charge of one body that is the nucleus into charge of another body that is the electron, तो -e upon r square into distance क्या है? r। ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके मतलब आगे की चीज कर सकते हो। कैन आई स्किप इट नाउ? ये मैंने तुमको डेरिवेशन के टाइम करवाया है, तो वहीं से तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन। -2. हाँ, तो अब जो भी है वहां से कर सकते हो ना। Yes. पीछे आपने क्वेश्चन कराया था, तो उसमें एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में बी लाउडर, बी लाउडर प्लीज। पीछे आपने एक क्वेश्चन कराया था अगेन उसमें बेटा यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। बी लाउडर। मैम आपने प्रीवियस में एक क्वेश्चन कराया था, उसमें आपने एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में क्या केवल गैस नहीं होंगे? अरे बेटा अब समझ ही नहीं आ रहा। कैन एनीवन हेल्प मी टू डिकोड व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस? किसी को समझ मैम नहीं आ रहा। प्लीज, अगर किसी को आ रहा है, बिकॉज मेरे पास आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही है, तो मे बी माय नेटवर्क लैग। सो प्लीज इफ एनीवन इज एबल टू लिसन, प्लीज जस्ट हेल्प मी।
मैं कह रहा हूँ मैम, जो आपने प्रीवियस में एक क्वेश्चन कराया था उसमें मैम आपने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की बात कर रही थी, तो उसमें क्या नेचर ऑफ गैस नहीं आते हैं, नहीं होता इसमें? कौन सा नेचर ऑफ गैस, किसके बारे में कराया था मैंने? मैम प्रीवियस में एक क्वेश्चन कराया था आपने। क्या कराया था? क्वेश्चन तो बताओ बेटा। प्रीवियस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। मैम स्पेसिफिक चार्ज को लेकर आपने कराया था कि हाँ, क्या कराया था स्पेसिफिक चार्ज को लेकर के? मैम आपने क्वेश्चन बताया था कि मैम वो जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में जो गैस होती है उसमें बेटा कौन सी गैस, कौन सा गैस, पहले ये चीज सुनो। मैंने क्या बोला था, तुम ठीक से सुना नहीं है, इसीलिए तुमको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, बी अटेंटिव इन क्लास। एनोड रेज जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती हैं कि तुमने क्या प्रेशर लगाया है, क्या कुछ लगाया है, उस पर डिपेंड नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि एनोड रेज किसकी बनी होती है? न्यूक्लियस की बनी होती है। और न्यूक्लियस का चार्ज जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? मटीरियल पे या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे? मटेरियल। फिर ठीक है, तो तुम्हें ये बताना, मतलब जब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मुझे ये बताओ, मैम आपने ये बताया था एनोड रेस का स्पेसिफिक चार्ज एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता। यू फॉरगॉट टू ऐड एनोड रेस, दैट्स व्हाई आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड विद द डाउट यू वर हैविंग। ओके, यस मैम। ठीक है। बाकी चीजों का हो सकता है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में चेंज आ रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल इज गेटिंग कन्वर्टिंग टू गामा पार्टिकल इन सम एक्सपेरिमेंट, तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक चार्ज विल वैरी। बट अगर हम उसको स्पेसिफाई कर दें कि एनोड रेज है, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड द रीजन नाउ आई थिंक यू गेट इट, बट नॉट ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। एम आई क्लियर नाउ? यस इज योर डाउट आंसर्ड नाउ? यस मैम। ठीक है, बट अगर कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है, मास की वैल्यू चेंज हो रही है, जनरली ऐसा रेडियो एक्टिविटी में होता है, तो उस केस में हम ये चीज नहीं बोल सकते कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बट जब हमारा सिलेबस होता है और हमें सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, तो रेडियो एक्टिविटी अभी में नहीं पढ़ी है, तो इसलिए हम रेडियो एक्टिविटी चीजों को निकाल रहे हैं। मतलब हमसे जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाय डिफॉल्ट दे आर नॉट कंसिडरिंग द रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। Did you follow the difference in the doubt asking? यस मैम। अभी आंसर हो गया? यस। ठीक है। सो सी, एक तो ये था पहली चीज, तुम लोगों को वो जैसे वीडियो लेक्चर्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही थी, सो आई विल बी अपलोडिंग shortly, like 1 or 2 days, because due to some reasons I have been busy for, like वैसे तो मैं जनरली अपलोड करने लग गई थी simultaneously, but due to some reasons I have been busy for शायद 29 या 30 से मैं बहुत बिजी थी, तो इसलिए अपलोड नहीं हो पाया है, एंड स्टिल द थिंग्स आर गोइंग ऑन, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अपलोड करने में। और प्लीज कोई भी लेक्चर अपलोड करने के लिए कम से कम हमें 1 to 1.5 वीक का टाइम दिया करो। हमें खुद पता है ये चीज, मतलब एटलीस्ट मेरे को समझ में आता है, सो आई ट्राई टू पोस्ट इट अर्लीस्ट, बट सबके साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो कभी ऐसा हो जाए तो अपना बैकअप अपने साथ रखो। कोई फ्रेंड ऐसा समझ लो जो तुम्हारे क्लास नोट्स को अच्छे से कॉपी करता है, मतलब इन केस अगर तुम्हें बहुत अर्जेंटली जरूरत है तो उस केस में तो कोई ना कोई फ्रेंड तो तुम्हारा ऐसा होगा ना जो क्लास को अच्छे से अटेंड करोगे। मतलब एक टाइम ऑनलाइन हमेशा तो तुम नहीं पढ़ रहे थे, पिछले 10 सालों से क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक जब कभी तुम्हारी क्लास कभी स्किप हो जाती थी तो तुम्हारे पास कोई रिकॉर्डेड वर्जन तो होता नहीं था, तुम कैसे पढ़ते थे? अगल बगल वालों से नोट्स लेके। हाँ, तो बेटा कभी कभी ऐसा कंडीशंस वंस इन अ ब्लू मून आ सकता है, जैसे फॉर दिस वीक इट केम ड्यू टू सम रीजंस, सो वंस इन अ ब्लू मून इट माइट हैपन, तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ अभी मैनेज कर दो। शॉर्टली आई विल अपलोड इट 29th एंड ऑनवर्ड्स के अपलोड होना छूट गए हैं, आई नो दैट वेरी वेल। शॉर्टली I'll try to upload it by maximum Thursday or something. ठीक है, that is the maximum thing I'm telling you. Okay, so कभी कभी थोड़ा सा cooperate कर दिया करो। ध्रुव, you wanted to, you are raising your hand continuously, you want to add something? Dhruv, you're raising your hand. I haven't raised. Sorry, please be louder. Ma'am, I have not raised my. अच्छा, पता नहीं यहाँ पर आ रहा था, तुम शायद कोई बटन क्लिक हो रहा है तुमसे by mistake, so I thought that you had a doubt. Some place.
Sorry, No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. no doubt. Okay. So No, see, ma'am. अब हमने start कर दिया था Schrodinger क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स डिराइव कहाँ से हुए? व्हाट इज द सोर्स ऑफ क्वांटम नंबर्स? Schrodinger wave equation. और वैसे मतलब बेसिकली ये क्या हेल्प करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने में हेल्प करते हैं। सो इट हेल्प्स अस टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपने को एड्रेस बताने के लिए कितने चीजों की जरूरत पड़ती है? 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उनको हमने नाम दे दिया क्वांटम नंबर्स। कौन कौन से ये नंबर्स हैं? इनको हम लोग क्या बोलेंगे? which is called as what? बोलो कौन कौन से थे? कुछ थोड़े थोड़े तो Principal, azimuthal. यस। तो अभी मैं तुमको पहले ब्रीफली रिवाइज करवाती हूँ, फिर मैं आगे का पार्ट हम लोग करेंगे। तो एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात होती है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, सो वी हैव Spin. yes, principal, azimuthal, magnetic, and the last one is spin quantum number. ठीक है, And अब उनमें से क्योंकि अब देखो हमने जो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन बनाई थी, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट में नहीं आती है, बट फिर भी हमें ब्रीफली थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन जो अपन ने बनाई थी, इट डील्स विद व्हाट? It deals with what? ma'am, principal, azimuthal and magnetic quantum number. Yes, वो 3 डायमेंशंस में ट्रैजेक्टरी थी। तो 3 डायमेंशंस आज की डेट में अपने को कितने पता है? x, y, z। तो 3 डायमेंशंस में थी, तो 3 वेरिएबल्स थे। जब हमने उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितने सॉल्यूशंस निकल के आएंगे? 3 ही सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। सो ओनली 3 क्वांटम नंबर्स आर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर्स wave equation. Okay, these are the solution of Schrodinger's wave equation. जो लास्ट वाला है, it is calculated by spectroscopy. Is it fine? Yes. ठीक है, अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या डिनोट करता है? इतना पार्ट भी हम लोगों ने कर लिया था। तो Ma'am, size. क्वांटम नंबर डिनोट्स द एनर्जी लेवल। हम कौन से एनर्जी लेवल या फिर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं? ठीक है, एनर्जी लेवल या फिर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। और इसकी जो वैल्यूज होंगी, जैसा कि तुमने पढ़ाई है, इसको हम लोग n से डिनोट करेंगे। और पढ़ाई है कि फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, इसकी वैल्यूज क्या होंगी? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। n is equal to 1 represents k shell, l shell, m shell, n shell and so on. Can you get it? Can you get it? यस मैम। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ? जो हमने पहले पढ़ा था कि पहले तो हमने सिर्फ पढ़ा था कि सिर्फ शेल्स होते हैं या फिर एनर्जी लेवल्स होते हैं, बट बाद में डिस्कवर हुआ कि एनर्जी शेल्स के साथ में और भी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सब शेल्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेल में अलग अलग डायरेक्शंस में रोटेट करने की कोशिश करता है, तो सब शेल्स हो जाते हैं। कितने तरीके के सब शेल्स आज तक हमें पता है? हम 4 तरीके मैम, SPDF। ठीक है, और इसको क्योंकि हमें एड्रेस जो है ना वो सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में देना है, हमें वर्ड्स नहीं यूज करना है, तो हम SPDF नहीं यूज कर सकते। तो उसके लिए हम लोगों ने एक क्वांटम नंबर डिफाइन किया, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो एस का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होता है? 0. 0 for P Then is 1, D is 2 and F is 3. Yes, why it is 1, 2, 3 and 0? क्योंकि 0 मतलब कोई भी एक्सिस से एफिनिटी नहीं है, P सिर्फ एक एक्सिस से एफिनिटी है एक टाइम पे, D मतलब 2 एक्सिस से एफिनिटी है एक टाइम पर, F मतलब 3 एक्सिस से एफिनिटी है एक टाइम पर। कैन यू फॉलो नाउ? Excuse me ma'am. यस, Ma'am, what is affinity ma'am considered? प्यार करना, अच्छा लगना, इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, अभी मैम ये सबशेल साइज बताता है। शेल साइज बताता है, सब शेल नहीं। हम एक बार आप डायग्रामेटिक थोड़ा सा दिखा सकते हैं? मैम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताता है। Are you people connected? Are you people connected? Yes. तो ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा ना क्लास को एक्सटेंड करेंगे क्योंकि एक अनवांटेड रीजन से वो हो गया था लैग। कर सकते हैं थोड़ा सा एक्सटेंड? Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है,
तो देखो हमारा ये था कि एफिनिटी टुवर्ड्स एक्सिस तुमको ट्रबल कर रही थी। एफिनिटी टुवर्ड्स एक्सिस मतलब कितनी एक्सिस के अलोंग रखना चाहते हो, या एक मतलब कैसे वो मूव करना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे हमारा एस सबशेल जो होता है वो कैसा शेप का होता है? एस सबशेल कैसा शेप का होता है? स्फेरिकल, ठीक है। Spherical. तो स्फेरिकल जो स्फीयर होता है वो किसी एक एक्सिस के अलोंग बहुत ज्यादा प्यार करता है या एफिनिटी शो करता है क्या कि इट इज इक्वल टुवर्ड्स ऑल द एक्सिस? Equal towards all. the तो इसीलिए इसका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो 0 रखा गया। कैन यू गेट नाउ? जिसको एफिनिटी Yes. के रिगार्डिंग Yes, ma'am. डाउट आ रहा था किसी बच्चे को, Yes, ma'am. तो Yes, अब ma'am. Yes, ma'am. तुम्हारा डाउट क्या क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये स्फेरिकल शेप है जिसका कोई एफिनिटी नहीं है किसी के, मतलब किसी एक स्पेशल एक्सिस के लिए कोई ऐसा नहीं है कि मुझे यही एक्सिस बहुत पसंद है। तो इस वजह से ये चीज आती है। देखो मैं थोड़ा सा हायर लेवल पे जा रही हूँ। ऐसा होता क्यों है, देखो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एस सबशेल है, तो एस सबशेल ऐसे स्फीयर के फॉर्म में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो जब पी सबशेल मतलब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और वो लोग भी स्फीयर के फॉर्म में रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो डोंट यू थिंक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन आना स्टार्ट हो जाएगा? डोंट यू Yes, थिंक ma'am. इलेक्ट्रॉन? तो उस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर वो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब वो बना तो स्फीयर ही रहे हैं लेकिन अब स्फीयर के बीच में गैप आ जाता है। क्यों गैप आ जाता है? क्योंकि एस सबशेल का और ये जो पी सबशेल के इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रिपल्शन जोन हो जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज्यादा घुस नहीं पाता है। कैन यू गेट माई पॉइंट नाउ? Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. और इसी वजह से Repeat. जो शेप एक तरीके से स्फेरिकल आना चाहिए वो स्फेरिकल ना आकर के कैसा आने लगता है, डम्बल बनना। देखो अगर हम पी एक्स पी वाई पी जेड जो शेप है उनको तीनों को कंबाइन कर दे तो एक रफ स्फीयर बनेगा। रफ स्फीयर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करना चाहते थे स्फेरिकल, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से वो 3 अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्लिट कर गए। कैन यू फॉलो माई पॉइंट नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, तो पी सबशेल का शेप क्या हो जाता है, डम्बल। और डम्बल को का मतलब क्या हो गया, एफिनिटी टुवर्ड्स वन एक्सेस ईदर इन एक्स एक्सेस और वन वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। एक एक्सेस को एक टाइम पे पकड़ेगा, Yes, ma'am. इसलिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 है। अब ऐसे ही फिर से वो स्फीयर बनाना चाहता है, लेकिन अब क्या है, एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन और पी सबशेल के इलेक्ट्रॉन दोनों उसको रिपेल करके भगाएंगे कि नहीं? Yes, ma'am. तो उसकी वजह से Yes, पाथ ma'am. और स्प्लिट हो जाएगा। और स्प्लिट होने का मतलब क्या, वो 2 एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा। कब, जब उसको एक्स से रिपल्शन मिलेगा तो वो वाई में भाग जाएगा, जब वाई से रिपल्शन मिलेगा तो एक्स में भागेगा। ऐसे अपने आप को बचा करके सेव करेगा। Yes, ma'am. नाउ इट विल शो एफिनिटी टुवर्ड्स 2 एक्सिस Yes, ma'am. and then it will show affinity towards 3 dimensions, and that is why we say that the shape is becoming complex, क्योंकि 3 dimension screen नहीं है मेरे पास में, मुझे explain करने में बहुत difficulty होगी। Can you get it? Yes, ma'am. Yes. अभी इस डायरेक्शन को शो करता है सबसे। क्या? Louder. अजीमुथल क्वांटम नंबर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। Beta be louder, I'm not able to listen. Ma'am, he is saying, ma'am, azimuthal quantum number direction show करता है. Direction हाँ बोल सकते हो कि कितने एक्सिस के along जा रहे हो तुम। मैम आपने पाथ बताया था पिछली क्लास में। तो पाथ ही तो हुआ बेटा, किस एक्सिस के अलोंग जा रहे हो, पी एक्स के अलोंग जा रहे हो, पी वाई के अलोंग जा रहे हो, पी जेड के अलोंग जा रहे हो। ओके मैम, ओके मैम। मैम डायरेक्शन का मतलब तो ओरिएंटेशन होता है, और आपने बताया था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन। हाँ तो ओरिएंटेशन, डायरेक्शन का मतलब ओरिएंटेशन नहीं होता है बेटा, 2 अलग अलग चीजों को कंफ्यूज मत करो, ठीक है? इज इट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो फिर आते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स पे। तो अब देखो जो हमारे सबशेल्स होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड, क्योंकि अब देखो डायरेक्शन, कितने डायरेक्शंस होंगे उसके बेसिस पर भी हम करेंगे। तो जो हमारे सबशेल्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं इनटू तुम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो या ओरिएंटेशन में जा रहे हो, ठीक है? एंड उसकी वजह से अपने को मिलते हैं ऑर्बिटल्स। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब जो ऑर्बिटल्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एल। तो एल की जो वैल्यू है, मतलब एम की जो वैल्यू है दैट विल बी फ्रॉम -L to +L, ओके?
माइनस L2 प्लस L इंक्लूडिंग जीरो, ओके। सो जैसे फॉर एग्जांपल L की वैल्यू S सबशेल की हम बात करें, S सबशेल, अब देखो स्फीयर कितने डायरेक्शंस में बन सकता है, स्फीयर कितने डायरेक्शंस या हम कितने एक टाइप के, डायरेक्शन में, वन सिर्फ एक ही डायरेक्शन, डायरेक्शन में बन सकता है। तो L की वैल्यू क्या है S सबशेल के लिए, 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L फॉर S सबशेल। और 0, अगर तुम्हें एक्चुअली इतनी डीपली घुसने की जरूरत नहीं है, तुमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाएंगे कि L का S सबशेल का L वैल्यू क्या है, M वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ओरिएंटेशन डायरेक्शन अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो इतना डीपली मत घुसो, ये सिर्फ उनके लिए जैसे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। तो M की वैल्यू कितनी हुई, सिर्फ एक वैल्यू आई, मतलब सिर्फ जीरो। एक ऑर्बिटल होता है। क्यों? क्योंकि स्फीयर तो एक ही टाइप से बन सकता है कि नहीं बन सकता है। यस मैम, Yes, ma'am. Yes. तो जो वैल्यू है उसको हम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब सिमिलरली अगर मैं P सबशेल की बात करूं तो ये कितने कितने डायरेक्शंस में मूव करता है P मैम सबशेल। L is equals to 1, M is equals क्यों to L 3, इज इक्वल टू 1? बिकॉज इट मूव्स इन वन डायरेक्शन एट वन टाइम। अब एक डायरेक्शन में एक टाइम पे जाना है, मतलब एक ओरिएंटेशन में एक टाइम पे जाना है, तो कितनी ओरिएंटेशंस बन सकती हैं? मैम 3 ओरिएंटेशन, तीन -1 0 ओरिएंटेशंस, +1, -1 0 जीरो। एंड +1। या फिर इनको ऐसे बोल सकते हो, तीन ओरिएंटेशंस क्या बन सकती हैं, आई कैन मूव अलोंग x एक्सिस एट वन टाइम, क्योंकि मुझे एक ही एक्सिस के अलोंग मूव करना है, या फिर y एक्सिस एट वन टाइम, और अलोंग दी z एक्सिस एट वन टाइम। नाउ कैन यू फॉलो दिस? yes मैम, So how many orbitals or how many ways the electrons can move? 3 orbital, 3 orbitals or 3 orientations. Now did you get the difference between orientation and direction? किसका डाउट था? मैम ओरिएंटेशन मींस फेस। एक टाइम पर, एक के टाइम पर, ठीक है। देन सिमिलरली D सबशेल कितने डायरेक्शंस के अलोंग होता है एक टाइम पर, कितने डायरेक्शंस के अलोंग मूव करता है? 2, ठीक है। अब कितने 2 डायरेक्शंस पकड़ो तो कितनी टाइप की ओरिएंटेशंस बन सकती हैं, कितने 5, टाइप की डायरेक्शंस बन सकती हैं? -2, dy, -1 0 dy, 1 and 2, यस। कितने टाइप की दो डायरेक्शंस को पकड़ा, दो ओरिएंटेशंस को मतलब कितनी ओरिएंटेशंस बन सकती हैं ऑन कैचिंग टू एक्सिस एट अ टाइम, डी जेड एक्स, और वी कैन से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इसको हमें नंबर्स मतलब अल्फाबेट्स में नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के लिए लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे इसको नंबर्स में लिखना चाहेंगे तो ये and this. So how many values or how many types of orientations you will get? 5, 5. Can you get my point now? Yes. Yes. Okay. Similarly last में, अब क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है तो उसके लिए अब मुझे खुद से ही बता दो कितने डायरेक्शंस में तुम जा रहे हो? 3। और उस वे में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितनी ओरिएंटेशंस डेवलप हो सकती हैं? 7 orientation, 7। Follow now. All your doubts are cleared, which was happening in the last class. एक बारी में समझ नहीं आता है, वो मुझे भी पता है, मुझे भी नहीं आया था जब मैंने पढ़ा था, ठीक है। मुझे भी बहुत टाइम लगा था, तो तुम भी ऐसे मत एक्सपेक्ट करो कि एक टाइम में आ ही जाएगा तुमको। मतलब ऐसे कह सकते हो कि ये जो फ्लोर है ना, एस फ्लोर है, इसमें सिर्फ एक ही फ्लैट रहता है। जो एल फ्लोर पी फ्लोर है उसमें 3 फ्लैट्स होते हैं, ठीक है। जो डी फ्लोर है उसमें 5 फ्लैट होते हैं, और जो एफ फ्लोर है उसमें एक फ्लोर पे 7 फ्लैट होते हैं। ऐसे तो याद कर सकते हो, 7 घर होते हैं। yes मैम, ऑड नंबर्स के बराबर फ्लैट होंगे। Can you remember like this? 1 3 Yes. 5 7. मैम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में मैम जाई क्या रिप्रेजेंट करता है? Psi represents the trajectory, the path of the electron. और मैम जाई स्क्वायर? बेटा करेंगे, तुम आगे मत Probability भागो, density. वरना तुम पूरी क्लास को भी कंफ्यूज करोगे, ठीक है। अब जब पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है, पूछ ही लिया तो बता देते हैं, लेकिन जितना पढ़ाया करें पहले उतना पूछा करो, ओके। आगे तो पढ़ने के लिए गूगल पढ़ा हुआ है, लेकिन जो चीज है पहले उसको पहले करो। ऑलरेडी इतनी कंफ्यूजिंग है, तुम आगे भाग रहे हो और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। अब देखो, पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। yes मैम, तो लेकिन अगर मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही रखना है, ड्यू टू एनी रीजन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही रखना है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उसको स्क्वायर लिख सकते हैं। यस मैम। तो yes बस मैम, वाई स्क्वायर वो होता है। अब समझ में आ गई बात? यस।
अब तो डिस्कशन खत्म, इज इट Yes, ma'am. फाइन? अब देखो एक जो ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, एक घर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करेगा। 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैन यू फॉलो दिस? ठीक है। अब डाउट ये आया होगा आधे लोगों के दिमाग में, सिर्फ 2 क्यों, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं? उसका भी रीजन सुन लो। उसका रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे अर्थ होती है ना, रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है। बोलो। Yes, ma'am. रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी करती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एज वेल एज दे रोटेट अलोंग देयर एक्सिस। ओके, दे आल्सो रोटेट अलोंग देयर ओन एक्सिस। डे एंड नाइट जो होता है ना रोटेशन वाला, तो इलेक्ट्रॉन्स आल्सो रोटेट अलोंग एक्सिस। ओके, नाउ हाउ मेनी वेज रोटेशन इज पॉसिबल? रोटेशन कितने Ma'am, डायरेक्शन two में हो ways, सकता ma'am. है? Clockwise and anti-clockwise. यस, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लास 11th नहीं 10th में तुमने एक फिजिक्स में रूल पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, राइट हैंड रूल करके कुछ होता था। Yes, ma'am. From syllabus. Yes, ma'am. ठीक है था। सिलेबस से कट गया था मैम, पता नहीं। ठीक है, तो तुम अब उसको सिलेबस में हट गया था, बट तुम लोग सब टेक सेवी हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो इतना तो तुम गूगल आउट कर सकते हो ना कि क्या होता है वो रूल। वैसे तो मुझे तो Yes, रिक्वायरमेंट ma'am. नहीं है उस रूल की। ठीक है, तो उसमें ये है कि अपना हैंड को पकड़ो और तुम्हारी जो फिंगर्स, थंब को पॉइंट करो ऊपर की तरफ, थम्स अप बनाओ मतलब पूरा, और अपने फिंगर्स का जो डायरेक्शन है वो देखो कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो जैसे अगर तुम्हारा थम्स अप ऊपर जा रहा है तो तुम्हारा जो फिंगर्स का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होए। चेक इट आउट। Yes, anti-clockwise. एंटी Yes, क्लॉकवाइज ma'am. मींस जो थंब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है। तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है? ऊपर, Upward direction. Yes, ma'am. upward, down. ठीक है, so now see, if the electron rotates in anti-clockwise direction, the electric field will be created in positive y direction. Can I say like this? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन, अब उसको थम्स डाउन बना दो, अपने थम्स अप को थम्स डाउन बना दो राइट हैंड में ही। तो अब जब तुम राइट वो करोगे तो तुम्हारे जो फिंगर्स हैं वो किस डायरेक्शन को डिनोट कर रही हैं? क्लॉकवाइज। Yes, ma'am. एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन माइनस वाई डायरेक्शन। Yes, ma'am. So see, equal and opposite charges. Minus y. You have to minus. Equal and opposite charges. Yes, ma'am. सो इसीलिए अगर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि उनका जो चार्ज है वो कैंसिल हो जाएगा। एक प्लस ही चार्ज दे रहा है और एक माइनस ही चार्ज दे रहा है, तो नेट force will be 0 or not of both Yes, the ma'am. electrons. Net force becomes 0, and that is why only 2 electrons exist in an ऑर्बिटल। ठीक है, अगर ये 3 हो गए तो कोई ना कोई 2 ऐसे होंगे जो लाइक चार्जेस वाले होंगे, एंड दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। इवन फॉर 4 दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, 4 5 6 दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। कैन यू एक्सप्लेन इट योरसेल्फ इन योर माइंड? Yes, ma'am. ठीक है, सो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो तो अलग अलग डायरेक्शन में रहते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर्स की सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर्स की 2 ही वैल्यू होंगी। क्या हो जाएगी? बोलो क्या हो Half and जाएगी? minus half. 2, हाँ, 1 स्पिन आउट ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी निकालो तो क्या लिखेंगे? प्लस हाफ और माइनस हाफ। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, so now tell me your s orbital will accommodate maximum of how many electrons? Maximum of how many electrons? एक ही घर 2 है, एक घर में सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो 3 घर है, 3 घर में कितने लोग रह सकते हैं? 6 लोग। ठीक है, यहाँ पे 5 घर है, 5 घर में कितने लोग रह सकते हैं? 10। 10. और यहाँ पर कितने हैं? 7 घर है, तो कितने लोग रहेंगे? 14। Can you get my point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, so this is a brief information about quantum numbers. I know still you are not clear because इतना जल्दी नहीं समझता है, अभी अपने को और टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस और रखो। लेकिन इसको और अच्छे से करने के लिए now shortly before, मतलब ट्राई करूंगी मैक्सिमम कि जब तक तुम्हारी नेक्स्ट क्लास नहीं हो जाती उससे पहले जो दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं उनको मैं अपलोड कर दूं, ताकि तुम ऐसे बार बार
देख लो, समझ लो, जो डाउट्स हैं उनको कलेक्ट कर लो, और दूसरी क्लास से पहले मुझे उस डाउट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो और मैं उसको आगे प्रोसीड कर सकूं. एंड इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स तो स्टिल यू हैव टू रीड फ्रॉम योर एनी बुक अबाउट क्वांटम नंबर्स. अब किसी ने क्वांटम नंबर्स का डाउट पूछा था फ्रॉम दी स्कूल बुक, नाउ रीड इट. आई थिंक यू विल फॉलो बिकॉज ऐसा कुछ डिफिकल्ट डाउट नहीं था. Yes. एंड दूसरा चीज जो तुम्हें पढ़ना है, रूल्स ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये दोनों चीजें करनी है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू अबाउट द रूल्स ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड क्वांटम नंबर्स पढ़ के आओगे तो थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा, पढ़ने में आगे की क्लास पढ़ने में आसानी होगी. इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. एंड देन ओनली आफ्टर दैट आई विल आस्क यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. अभी के लिए होमवर्क में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं कि तुम बोर्स थ्योरी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगलीज के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, टेक नरेंद्र अवस्थी, टेक पास्ट ईयर क्वेश्चंस, सॉल्व देम. ओके. डाउट जितने Okay. पूछोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी. हाँ बोलो मैम इसमें Ma'am, क्वांटम नंबर okay, क्या? बेटा, प्लीज बी लाउडर. If it is possible, please be try to be louder.